HDFC स्मॉल कैप फंड में 49% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, जबकि HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF में सिर्फ 22% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। ये एक वेबसाइट का डेटा है, दूसरी वेबसाइट पर यह नंबर कुछ और ही है। अब अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना हो तो आपको कहां निवेश करना चाहिए, कौन सा फंड सही रहेगा, बताइए। नहीं पता? तो रुकिए, देखिए और जानिए आज के वीडियो में। हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए प्रतिभा। सब ठीक ठाक बढ़िया। Very good, Swati. Thank you for having me back. आज हमारे पास 3 सवाल हैं आपके लिए, ठीक है? Yes. तो वक्त जाया नहीं करते। सबसे पहले पहला सवाल ताहिर हुसैन जी का सवाल है। 1 लाख रुपए हर महीने निवेश करना चाहते हैं, 20,000 5 फंड में ऐसे बांटना चाहते हैं और टारगेट है 5 करोड़ रुपए 10 साल में। कुछ दिनों पहले एक रील किया था मैंने इसके ऊपर कि आजकल ना 1 करोड़ 2 करोड़ का टारगेट नहीं रखते लोग। सबको इन्फ्लेशन समझ में आ गया तो लोग 5-5 करोड़ का टारगेट रखते हैं। और 5 करोड़ जोड़ने के लिए अलग अलग एसआईपी की रकम पर आपको कितनी रकम देनी होगी, कितने साल भी देने होंगे ये। तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि 10 करोड़ 10 साल में 5 करोड़ क्या जोड़ना संभव है? किस तरह के रिटर्न की उम्मीद की जा रही है यहाँ? देखिए, आई थिंक नॉर्मली जब हम इक्विटी रिटर्न्स देखते हैं ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, हम डेफिनेटली देखते हैं 15-20%। तो हम जब प्लान कर रहे हैं तो हमें कंजर्वेटिवली लेना चाहिए। तो 12% रिटर्न मान लेते हैं। 12% रिटर्न में अगर 1 लाख SIP कर रहे हैं और वो स्टैग्नेंट है, मतलब SIP को बढ़ा नहीं रहे हैं। स्टेप अप नहीं है। हाँ, तो 10 10 इयर्स ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं है। 10 इयर्स वैसे लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन स्टेप अप का मैजिक के लिए भी ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं है। हम्म। स्टेप कर रहे हैं तो 5 करोड़ नहीं बनेगा, क्लोज टू 2.25 करोड़ बन जाएगा। तो क्या हम्म। इसको स्टेप अप करेंगे तो ज्यादा बनेगा? ऑफ कोर्स, आपका इनकम तो बढ़ ही जा रहा है। तो 10% से अगर आप स्टेप अप करोगे एवरी ईयर हम्म। तो 3.26 बन जाएगा। इसी तो आपको 5 बनाने के लिए तो दो दो तरीका अपना सकते हैं आप। या तो आप अपना SIP को बढ़ा दीजिए और फिर उस पे स्टेप अप कीजिए, या दूसरा है कि आप 10 इयर्स के बदले में 13-14 इयर्स का टाइम फ्रेम ले। टाइम फ्रेम कर दीजिए, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। हम्म। यही चीज 10 इयर्स के बदले में 15 इयर्स का स्टेप अप होता है ना, तो रकम बहुत बड़ा हो जाता है। नॉर्मल SIP और स्टेप अप SIP के बीच में बहुत बड़ा रकम हो जाता है। ताहिर जी, अगर आप यंग हो, आपका अर्निंग और सालों के लिए है, तो आप थोड़ा लंबा समय अवधि रखिए। और जैसे आपने बताया स्वाति, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि पहले ऐसे सवाल आते थे कि 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे इकट्ठा करना। अब सबको पता चल गया कि अगर आपको 10 साल बाद आपको इकट्ठा करना है 5 करोड़, तो आज का वैल्यू उसका क्या है? हाफ, 2.5 करोड़। सो इट्स वेरी गुड कि आपने टारगेट करेक्ट रखा है। और इसका तरीका भी आप ढूंढ ही लेंगे। डेफिनेटली स्टेप अप कीजिए। हम्म। और हो सके तो इमिडिएटली उसको 10% से स्टेप अप मत कीजिए, 20-25% करके फिर जितना आपका इनकम बढ़ता रहता है उससे ज्यादा स्टेप अप कीजिए, बन जाएगा। और ये कहाँ पे इन्वेस्ट करें? आपने करेक्टली बोला कि 5 फंड्स में। फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपने अपना एज नहीं बताया और ये भी नहीं बताया है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में। हम्म। बिकॉज आपका 10 साल का टाइम फ्रेम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, आप वॉलेटिलिटी ले सकते हो, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के हो। तो फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी है जो मतलब बेस्ट है कि कौन सा कैटेगरी अच्छा कर रहा है वहां पे मूव करने के लिए। तो इसमें आप इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा कर सकते हो, PPFS फ्लेक्सी कैप कर सकते हो। निपॉन स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप मिड कैप भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये सोच के कि आप यंग होंगे और वॉलेटिलिटी भी आप ले सकते हैं। हम्म। मिड कैप में आप HDFC मिड कैप ले सकते हो। और मल्टी कैप एक कैटेगरी भी रखना जरूरी है, एक्सेस मल्टी कैप। ये 5 फंड में कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए डेफिनेटली हाइब्रिड फंड्स भी रखिए, बैलेंस एडवांटेज 10 इयर्स के लिए। कंटिन्यूअस नहीं रखना है, लेकिन टू स्टार्ट आउट विथ, टू एक्सपीरियंस द वॉलेटिलिटी एंड द लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी विच दे ब्रिंग, आप मल्टी एसेट फंड में वाइट ओक का मल्टी एसेट और ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज या ईडी वाइज का बैलेंस एडवांटेज ले सकते हैं। ये बताएं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का अभी क्या चल रहा है। मैंने बहुत दूर से ट्रैक नहीं किया पर्सनली, लेकिन बीच में रिटर्न बहुत अच्छा नहीं था कुछ सालों के लिए। क्या वापस से कम बैक आता दिख रहा है? क्योंकि मैंने
बहुत दिनों बाद बहुत किसी को एक्सिस म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम का नाम लेते हुए सुना है। सो एक्सेस एज यू नो स्वाति, उनका जो स्टाइल था क्वालिटी ग्रोथ का, वो चला नहीं था 2-3 साल से। और उनका मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है काफी सारे। अभी उनका दिख रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है उनके फंड्स में। कम बैक तो हुआ। यस, तो इसीलिए मतलब अगर आपने अच्छी तरह से चूज किया है फंड हाउस को, और हम्म। आप जानते हैं ये फंड मैनेजर का स्टाइल ऐसा है, फंड हाउस का स्टाइल ऐसा है कि अच्छा हो बुरा हो वो स्टिक करेंगे उस स्टाइल में। आई हम्म। सिंसियरली बिलीव अगर थोड़ा डिप भी आता है तो बने रहना बेटर है। तो हम्म। जो नहीं परफॉर्मेंस आ रहा था तब हमें थोड़ा तकलीफ जरूर हुई थी, लोग बोल रहे थे क्यों हम स्टिक करें इसमें। अभी वी आर लाफिंग ऑन द वे, मे बी वो साइकिल टर्न होगा फिर, बट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आई थिंक इट मेक सेंस। ओके। और जहां तक मुझे याद है, 1 लाख रुपए की अगर एसआईपी करते हैं ताहिर जी, तो आपको 17 साल लगेंगे 12% के रिटर्न के हिसाब से अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, और आपने 10 का है। इसलिए प्रतिभा की बात को जरा गौर से सुनिए और समझिए, और जो भी करना है और जो आपके बस में है इनफैक्ट, उसका एक कॉम्बिनेशन बना के अपने टारगेट की तरफ बढ़ना आप शुरू कीजिए। अगला सवाल है अंकित सिंघल जी का। इनके पिताजी की उम्र है 63 ईयर्स, और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डायरेक्ट स्कीम में चाहते हैं, कोई ब्रोकर या एजेंट इनको बीच में नहीं चाहिए। ही डजेंट यूज यूपीआई और नेट बैंकिंग, ओनली कैश। इन्होंने लिखा है कि आई मैनेज द इन्वेस्टमेंट्स बट वी लिव इन डिफरेंट सिटीज। इन्होंने जीरोधा क्वाइन चेक किया, तो वहां पे इनको समझ में आया कि ये अपना बैंक अकाउंट अपने पिताजी के क्वाइन अकाउंट से लिंक नहीं कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू फंड हिज अकाउंट एंड बाय एनएवीज विदाउट रूटिंग मनी थ्रू मी टू अवॉइड टैक्स इश्यूज। तो अलग सा सवाल है। Yes. अंकित, वेरी करेक्टली आपने जो बताया कि आपको अपने थ्रू रूट नहीं करना है। यस, एज अ फादर ही कैन गिव यू एज मच गिफ्ट एज ही वांट्स, और वो आपके लिए फ्री होगा, लेकिन आपके अकाउंट से फादर का म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते क्योंकि थर्ड पार्टी हो जाता है। तो ये तो कर कर नहीं सकते, और आपको करना भी नहीं है बिकॉज ऑफ टैक्स इश्यूज, बिकॉज हम्म। कहाँ से आया, क्यों आपने खरीदा, एक्सेट्रा। So there is no way that you can buy mutual funds with cash, and you can't buy with third party. I think the simpler solution would be कि अगर वो आपने बताया कि आप कुछ अकाउंट को लिंक कर रहे थे, you can manage as bank account even though you're in a different city, because everything is online now। और आप डायरेक्ट भी करो तो ऑनलाइन ही करोगे। ऑनलाइन अगर आप मैनेज कर सकते हो अकाउंट को, हम्म। दैट मच अमाउंट, दैट्स द बेस्ट एंड इजिएस्ट वे। कि फादर के नाम पे आपने खरीद लिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, हम्म। अ, और ऑल योर टिकमक हो जाता है, टैक्स का प्रॉब्लम नहीं, फादर हम्म। के नाम पे ही आ रहा है। आप दूसरे सिटी में हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ पासवर्ड रखना है, और उनको ये बोल दीजिए कि जितना इन्वेस्ट करना है उतना ही डालिए, उससे हम्म। ज्यादा नहीं, क्योंकि वो भी टेंशन होता है कि आपके सिबलिंग्स हैं तो किसने कितना पैसा लिया। कुछ भी, हाँ, कुछ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वहां पे। राइट। absolutely, I think there is no other way to do this, because third party payments are not accepted, neither is cash accepted, हम्म। and this is an easy way of doing, because हम्म। thank God for online। या एक्चुअली ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि मेरी माँ का इन्वेस्टमेंट मैं मैनेज करती हूँ, तो मेरे पास उनके ऑनलाइन बैंकिंग के सारे डिटेल्स हैं। नंबर सारे उनके ईमेल आईडी उनकी है। उनका ईमेल आईडी हालांकि मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन जो मोबाइल नंबर है, ओटीपी तो वही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप उनसे बात करके एक कॉल पे रखते हैं, मम्मा ओटीपी आएगी तो आप मुझे दे दीजिएगा, और जो भी ट्रांजैक्शन करना है मैं कर दूंगी। तो ये इतना मुश्किल काम है नहीं जितना कि आपको लग रहा है। बस उनका आई थिंक नेट बैंकिंग अगर एक्टिवेट नहीं करवाया है तो वो करवाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो फिर एक बार वो शुरू हो जाए तो लॉग इन पासवर्ड अपने पास रख के आप उनका आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अंकित जी। अगला सवाल है दीपक गोयल जी का, चंडीगढ़ से। दीपक जी ने ये सवाल अपने बेटे के बिहाफ पर पूछा है। उनका बेटा जो है वो 34 ईयर्स के हैं, और वो खुद से निवेश करते हैं। पिछले 8 साल से 6 आई थिंक स्कीम में, म्यूचुअल फंड एएमसी में उनका निवेश है। Asset allocation of about 70 lakhs is approximately 80% equity and 20% debt, fair enough। इक्विटी में 7% स्मॉल कैप है, 12% मिड कैप है, 9% इंटरनेशनल एंड रेस्ट इन लार्ज कैप। अब इनका बेटे का मन है कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाया जाए, तो उन्होंने उसके लिए एचडीएफसी स्मॉल कैप को चुना। अब यहाँ पर कहाँ पे उलझन आई है?
HDFC स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो देख रहे हैं और साथ ही वो HDFC स्मॉल कैप आई थिंक 250 इंडेक्स ETF का पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं। दोनों में जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो अलग अलग है। HDFC स्मॉल कैप में स्टॉक होल्डिंग जो है वो 44% मिड है, 49% स्मॉल कैप है और वहां पे 84 स्टॉक्स हैं। जबकि ETF में 78% मिड है, 22% स्मॉल कैप है और स्टॉक की संख्या 250 है क्योंकि वो 250 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो जानना चाहते हैं कि ऐसे में कौन सा रास्ता लें, ETF का लें या फिर एक नॉर्मल फंड का। यहाँ पर एक सवाल या सवाल से ज्यादा एक ऑब्जर्वेशन है। जब आप एलोकेशन चेक करना चाहते हैं पोर्टफोलियो का तो आपको अलग अलग वेबसाइट में जैसे वैल्यू रिसर्च में, मॉर्निंग स्टार में या फिर मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन अधिकतर फंड हाउस की फैक्ट शीट में ये एलोकेशन नहीं मेंशन किया रहता है। सेक्टोरल मेंशन किया होता है, टॉप 10 कौन सा है वो मेंशन किया होता है, लेकिन कैप वाइज ये जो डिस्टिंक्शन है या इंफॉर्मेशन ये नहीं प्रोवाइड की जाती। एंड आई वंडर व्हाई। क्योंकि अगर मुझे ये चाहिए, अगर जो सीरियस इन्वेस्टर है जो एक्चुअली चाहते हैं कि अपना एलोकेशन हर कैप में ठीक से रखें, वो कहाँ, क्योंकि वैल्यू रिसर्च का जो है पोर्टफोलियो का वो उनका अपना एक आई थिंक टाइनी, लार्ज और मिड, स्मॉल और एक जायंट, उनके अलग तरीके से दिखाते हैं एलोकेशन। मॉर्निंग स्टार में अलग है और कहीं और कुछ और है। सो यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि मैं किसको फॉलो करूं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन अनफॉर्चुनेटली स्वाति, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस, हमने वो सॉफ्टवेयर सब खरीद रखे हैं। तो दैट? ऐसा एक डिफॉल्ट मोड हो जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर है तो उसी में चेक करते हैं, एंड वी डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। तो उसमें क्लियरली बता देते हैं कि कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप, कितना लार्ज कैप, कितना माइक्रो कैप, डेट में कितना, कैश में कितना, सब कुछ। तो आप तो मिलती रहती हैं फंड हाउसेस से, राइट? अगली बार मिलेंगे तो इस तरह हम की चीजें प्लीज पास ऑन कीजिएगा कि फैक्ट शीट में ये डालें। एब्सोल्युटली, बट मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा प्रॉब्लम होता है हम्म। क्या बाय कस्टमर्स का, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। हम्म। बट ये जो है ना, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन जो दीपक जी ने भेजा, उन्होंने क्लियरली एक बैकग्राउंड दिया है, तो इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर कि 34-year-old सन हैज बीन इन्वेस्टिंग फॉर 8 years। तो स्टेबिलिटी है, 8 years उन्होंने कोविड का डाउन भी देखा है, एंड ही बीन इन्वेस्टिंग। अनलाइक मेनी पीपल हु बीन इन्वेस्टिंग रिसेंटली, उनका लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो काफी हाई है। हम्म। और आपको पता ही है पिछले 2-3 साल में लार्ज कैप का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी वो बने रहे। तो इट्स अ फैंटास्टिक बैकग्राउंड टू हैव। तो ये समझ में आता है ये सच में लॉन्ग टर्म कस्टमर है, हम्म। सच में उनका मार्केट कैप उन्होंने चेंज नहीं किया है। एंड इट्स गुड दैट यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ स्मॉल कैप, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था कि कितना होना चाहिए 34-year-old का इक्विटी एलोकेशन। बिल्डिंग वाला एलोकेशन। उन्होंने 80% रखा, विच इज गुड बिकॉज यूर यंग, आपका वेल्थ बिल्डिंग है, लेकिन जीरो नहीं रखा। हम्म। डेट में भी 20% है। सो ऑन ऑल मार्क्स, टिक टिक टिक, टिक वेरी टिक टिक। गुड स्टार। राइट। यू नो तो एंड टू कम टू योर क्वेश्चन ऑफ HDFC स्मॉल कैप फंड करें या HDFC स्मॉल कैप ETF करें, तो हु शुड बी डूइंग ETF? ETF में it is going to mirror the index. If the हम्म। index is a small cap index, it's going to be 100% and 100% ETF, and you are okay with getting index kind of returns. Okay, इंडेक्स जो रिटर्न दे रहा है उसमें आप संतुष्ट हो तो आप ETF कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके पास पेशेंस है, जो दिख रहा है आपके पास है, 8 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको थोड़ा बेटर चाहिए, बेटर देन इंडेक्स रिटर्न्स, so then you should go in for a mutual fund. हम्म। Looking at the fact that you've been invested for 8 years, you have the patience despite underperformance, you've stayed there. I would think that the small cap would be better for you. तो इसमें अगर आप देखेंगे कि आज के तारीख में कि what is the kind of you know एलोकेशन। allocation which you have and what is the kind of expenses which one is likely to incur. हम्म। ये 93 पॉइंट जो स्मॉल कैप फंड है 93.38% इक्विटी में है। इसमें लार्ज कैप सिर्फ 3.43% है और मिड कैप 4.7% है। तो हम्म। ट्रू सेंस आपका स्मॉल स्मॉल कैप।
जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। हम्म, रोलिंग रिटर्न्स का अगर आप एवरेज, आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखेंगे तो वो तो चेंज होता रहता है, गिड़ गिड़ सही। सा बदलता है कि कौन सा टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो। रोलिंग रिटर्न्स अगर आप देखेंगे 3 साल का, तो बेंचमार्क ने जो दिया है, जो स्मॉल कैप बेंचमार्क ने दिया 17.69% और ये फंड ने दिया 20.89, तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया आपके पेशेंस का। हम्म, और 5 इयर्स का अगर आप देखिए उससे भी बेटर है, 15.39 है बेंचमार्क का और ये 19.29 है। तो आपके पास पेशेंस, डेफिनेटली गो फॉर स्मॉल कैप। एंड ऑल्सो ये वहम है कि ये ETF इज 0.2% उसका TR है, इसका 0.78 कुछ है। वाई शुड आई गो, एक्सपेंस रेशो कम है। तो ये जो रिटर्न्स हमने बताया वो उसके बावजूद है, ये डायरेक्ट का बात प्लान के ओवर एंड अबव बावजूद। थी, हाँ क्या जी यार। मतलब ये इंडेक्स को कोई भी ETF या कोई भी फंड एग्जैक्टली मिरर नहीं करेगा, ट्रैकिंग एरर तो होगा। तो हम्म, अगर 15.2 देता है, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर जो है ये ETF में 0.16, हम्म, तो 0.16 कम ही देने वाला है। तो फॉर अ yeah, पर्सन लाइक यू विथ योर बैकग्राउंड, आई थिंक दैट स्मॉल कैप फंड इज बेटर। ऑलराइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए। और आप सभी जिनको जवाब समझ में आ गए हैं नीचे थैंक यू बोलेंगे, जिनको जवाब में थोड़ा सा भी कुछ डाउट लग रहा है अभी भी तो प्लीज नीचे लिखिएगा, प्रतिभा को वापस से पकड़ेंगे, वापस से जवाब लेंगे इनसे। और याद रखिए आप है हमारे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। सवाल भेजना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं मुझे या प्रतिभा को, तो कमेंट के साथ साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।